हाँ जी, आज का टॉपिक वही चल रहा है हमारा परक्विजिट्स वाला ही। तो हम लोग बात कर रहे थे टैक्सेबल परक्विजिट्स की, जो सभी के केस में टैक्सेबल है। नंबर 1 आप कर चुके हैं ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन। नंबर 2 भी कर चुके हैं, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन तो हो गया पहला। दूसरा है हमारा एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, ये भी हो चुका है हमारा। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन हो गया, हॉलीडे एंजॉयमेंट हो गया, फ्री फूड हो गया, गिफ्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, राइट। आज हम बात करेंगे क्लब एक्सपेंसेस और मूवेबल एसेट्स और ट्रांसफ़र और एनी अदर बेनिफिट्स। और एक ये हमारा रह गया था बीच में 5th पॉइंट पे, सिक्योरिटी एंड और स्वेट इक्विटी शेयर्स। बाकी सब पॉइंट्स हम कर चुके हैं, तो आ जाएंगे इसके ऊपर। हाँ जी, क्लब एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं। क्लब एक्सपेंसेस में पहली तो बात यह है कि क्लब्स के बारे में आपने सुना होगा, शायद आप कभी गए नहीं, देखा नहीं होगा, या आप किसी क्लब के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर बड़े शहरों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो क्लब्स होते हैं उसमें कई बार मतलब कुछ एक तरह से एक ये लगा लीजिए, एक संस्था है जो एंटरटेनमेंट के लिए है। जिम खाना क्लब सुना होगा आपने, और हेल्थ क्लब्स होते हैं, स्विमिंग क्लब्स होते हैं। तो हम लोग कुछ फ़ीस देकर इसके मेंबर बन सकते हैं। और ये फ़ीस कई तरह की होती है। जैसे एक तो इनिशियल फ़ीस होती है, जैसे आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो एक इनिशियल फ़ीस होती है, और एक एनुअल फ़ीस होती है, ठीक है। तो अगर तो एक एम्प्लॉई अपने लेवल पे किसी क्लब का मेंबर है और उसकी फ़ीस वो देने की बजाय, मतलब उसके द्वारा देने की बजाय उसके एम्प्लॉय के द्वारा दी जाती है। फीस एनुअल हो सकती है और पीरियडिकल हो सकती है, राइट। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक्सपेंसेस दे रहा है, कौन दे रहा है? ये एम्प्लॉयर दे रहा है। तो अगर तो ऑब्वियसली जैसे जनरल तो बात यही होती है कि जो खर्चा उसको करना चाहिए उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसके लिए परक्विजिट है। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि भाई टैक्सेबल है क्यों है। एक तो ये होता है ना कि अगर क्लब एक्सपेंसेस आप जो भी आपके होने चाहिए वो आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। ये बात तो क्लियर हो गई। ये सारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यही है। और अगर आपसे कुछ वसूल कर रहा है वो, तो वो आप माइनस कर दोगे। मान लीजिए 5,000 रुपये पर मंथ का क्लब का खर्चा मेरा एम्प्लॉयर मेरा पे कर रहा है, तो 7 साल के 60,000 हो गए। और मेरा एम्प्लॉयर मुझसे 2,000 रुपये पर मंथ के ले भी रहा है क्लब के नाम के, तो 12 दूनी 24 यानी 24,000 माइनस करके कितने बनते हैं? 36,000। वो मेरे लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा, क्योंकि 24,000 तो मैंने जेब से दे ही दिए और 36,000 उसने दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर ये सुविधा ये एक पैराग्राफ है, वेयर द एम्प्लॉयर हैज़ ऑब्टेन्ड अ कॉर्पोरेट मेंबरशिप। अगर आपका एम्प्लॉयर अगर किसी क्लब का कॉर्पोरेट मेंबर है, ठीक है, मतलब क्लब की मेंबरशिप ले रखी है आपके एम्प्लॉयर ने। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है, एक संस्था है, और उसने क्लब की कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले रखी है, और उसमें उसके सारे सदस्य उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके किसके सदस्य? एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयर की क्लब मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो भी फ़ीस, अब फ़ीस तो एम्प्लॉयर ने भरी होगी ना हर तरह की, क्योंकि मेंबर तो वो है कि नहीं बात? मेंबर तो वो है, फ़ीस भी ऑब्वियसली वही भरेगा। देखो, पहले दोनों पैराग्राफ में ये कह रहा है कि मेंबर मैं हूँ, फ़ीस फिर एम्प्लॉयर भर रहा है, तो टैक्सेबल हो गया, सिंपल। लेकिन इस पहले पैराग्राफ में कह रहा है कि मेंबर भी वही है, तो ऑब्वियसली फ़ीस तो वो भरेगा ही भरेगा। तो इनिशियल जो फ़ीस है, इनिशियल फ़ीस जो होती है, तो जो वो स्टार्टिंग में मेंबरशिप लेने के लिए की जाती है, उसको छोड़कर बाकी अगर जो भी पीरियडिकल फ़ीस है वो हमारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी। ऊपर वाले में दोनों हो जाएंगी, लेकिन नीचे वाले में इनिशियल फ़ीस को छोड़कर बाकी का जो पैसा हो रहा है ना मेंबरशिप का, वो परक्विजिट टैक्सेबल होगा, ठीक है।
और इस रूल के कोई एक्सेप्शन भी ये हैं कि अगर ये सुविधा सभी को होली एंड एक्सक्लूसिवली, एक तो बिज़नेस के लिए, मान लीजिए उस क्लब की मेंबरशिप लेना बिज़नेस के फ़ायदे के लिए है और आप बीइंग एम्प्लॉय उस क्लब की मेंबरशिप को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि बिज़नेस के पर्पज़ के लिए हो रहा है, इसलिए कोई भी परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा इन दैट केस। तो एक्सेप्शन हो गया कि नील हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर ये सुविधा फैसिलिटी जैसे हेल्थ क्लब मैंने बताया, स्पोर्ट्स है, सिमिलर फैसिलिटीज़ हैं, वो यूनिफॉर्मली सभी को मिलती हैं। देखिए टैक्सेबल तब होता कि अगर ये किसी किसी एम्प्लॉय को मिलती और किसी किसी को ना मिलती, लेकिन अगर ये सारी ये सुविधा सभी को मिल रही है फिर ये नील हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट पहले भी आया था एक बार इस तरीके का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई क्लब एक्सपेंसेस की। एक क्लब के मेंबर मैं हूँ, फीस मेरा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, टैक्सेबल होगा। जो पैसा मैंने दे दिया वो माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर क्लब का मेंबर भी वही है और एंजॉय मैं कर रही हूँ, मैं एंटरटेन कर रही हूँ, मैं क्लब में जा रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ उसको, मतलब वहाँ की सर्विसेज ले रही हूँ, तो इनिशियल फ़ीस को छोड़कर जो भी फ़ीस होगी, ऑब्वियसली मेंबर तो भैया मेरा एम्प्लॉयर है तो दोनों तरह की फ़ीस वही भर रहा है, लेकिन इनिशियल फ़ीस को छोड़कर जो पीरियडिकल फ़ीस होगी ना, सिर्फ वही मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट होगी। लेकिन अगर ये काम बिज़नेस पर्पज़ के लिए हो रहा है या अगर ये सुविधा सभी को बराबर दी जा रही है तो इस परक्विजिट की वैल्यू नील होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम। हाँ, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। तो यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट में ये एक तो ये है कि आपको अगर कोई एसेट वो दे देता है यूज़ करने के लिए, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होने चाहिए उसमें। मूवेबल एसेट लैपटॉप कंप्यूटर को छोड़कर अगर यूज़ करने के लिए देता है तो अगर तो वो एसेट उसने ख़रीद के दे रखी है आपको सॉरी, अगर उसने एसेट ख़रीद के दे रखी है मतलब उसकी अपनी है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट का 10%। आपको याद हो तो मैंने आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। रेंट फ्री एकोमोडेशन में गए थे हम और वहाँ 2 तरह के घर थे, एक फर्निश्ड और एक नॉन फर्निश्ड। जब आप फर्निश्ड घर की कैलकुलेशन करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप उसमें फ़र्नीचर का जो कॉस्ट का 10% ऐड करते हो ना, या अगर उसने फ़र्नीचर किराए पे लेके दे रखा है तो उसका किराया ऐड करते हो। बस ये लगा लो कि लास्ट वाले जो पोर्शन उसमें है वो एज इट इज़ यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको कोई भी मूवेबल एसेट कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर आपको यूज़ करने के लिए दे दी जाती है तो अगर तो उसकी अपनी है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर उसने किराए पर लेकर दे रखी है तो उसका किराया जो है वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर आपसे कोई पैसे चार्ज किए हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। अब यहाँ पे अगर 10 साल यूज़ करने के बाद कोई एसेट आपको ट्रांसफ़र कर दी वो तो टैक्स फ्री था, पता है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई एसेट जो 10 साल यूज़ ही नहीं हुई है और उससे पहले ही आपको ट्रांसफ़र कर दी है, तो एसेट को 3 पार्ट्स में बांटना। एक तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एक है कार और एक है अदर। मतलब 3 तरह की एसेट्स हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारी, कार अलग हो गई और मूवेबल एसेट्स बाकी की अलग हो गई। तो आपके पास कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपके पास आ गई है, आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको एक कंप्यूटर परमानेंटली दे दिया है और वो उसने 8 साल यूज़ किया मान लो, जब उसने वो एसेट ख़रीदी होगी मान लीजिए उसकी वैल्यू उस समय 1 लाख रही होगी, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख हो गई जो उसने आपको दी। लेकिन आज की डेट में उसकी एसेट 1 लाख थोड़ी ना है, उसने उस एसेट को 8 साल यूज़ भी तो किया है। तो उसका ना डेप्रिसिएशन निकालोगे आप, हर साल डेप्रिसिएशन निकालते चले जाओ 50% के हिसाब से, और जो है 8 सालों तक 50% मतलब उसकी वैल्यू कम करते जाओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले मैंने कहा 1 लाख एसेट है तो पहले साल 50,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये विड्रॉन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू समझते हैं ना, जो घटते हुए मूल्य पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। 1 लाख पे 50% लगाया 50,000 हो गया, कितनी वैल्यू रहेगी 5 लाख।
दूसरे साल में फिर 5 लाख नहीं, सॉरी 50,000, उसके बाद फिर 25,000, ऐसे करते करते ये तो 8 साल तक बेचारी जाएगी नहीं, उससे पहले ये धराशायी हो जाएगी। चलो ना भी हो, जितने भी पैसे बचते हैं ना, लास्ट में जो जाके बचेगा ना, 8 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपके पास एसेट आई है, तो 8 सालों का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो पैसे बचेंगे वही आपके लिए एसेट का वैल्यू होगा और वही आपकी सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, चाहे वो मैं कहती हूँ 2 रुपये बचें तो भी आप 2 रुपये अपनी सैलरी में ऐड करके दिखाओगे। और उसके अलावा अगर आपसे कोई अमाउंट चार्ज कर लेता है, मान लीजिए 2 रुपये में से भी 1 रुपये चार्ज कर लेता है, तो 1 माइनस करके और आप 1 दिखा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट 50 था, बस कार में डेप्रिसिएशन का रेट 20 हो गया। बाकी सारा सिस्टम सेम है, डेप्रिसिएशन भी रिटर्न डाउन वैल्यू पे ही लगाना है जैसे आपने ऊपर लगाया। अदर मूवेबल एसेट में 2 चीज़ें बदलेंगी, डेप्रिसिएशन 20 का 10 हो जाएगा और आपका रिटर्न डाउन वैल्यू वालों सिस्टम स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो जितने टाइम आपने एसेट यूज़ करी है, आपने क्या करना है, 10% चार्ज करना है हर साल का। SLM पे ही 10% यानी 8 सालों तक आप क्या करोगे, मान लीजिए फर्नीचर है 1 लाख का, तो हर साल 10-10 हज़ार रुपये माइनस होते चले जाएंगे। 8 सालों तक 80,000 हो जाएंगे, 20,000 आपके पास वैल्यू बचेगी, वही आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उसने कहा है कि मैं 5,000 रुपये मैंने ले भी लिए, तो 20,000 में से 5,000 तो मैंने उसको दे ही दिए, 15,000 बचे, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट कैसे निकालते हैं और यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट क्या होती है। ठीक है, फिर आ जाएंगे 9th पॉइंट पे। ये कौन से पॉइंट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट कर रहे हैं बेटा। एक ये वाला हो गया हमारा, ट्रांसफ़र वाला हो गया। अब एनी अदर बेनिफिट में आ जाएंगे। एनी अदर बेनिफिट का मतलब हो गया कि जो भी अब आगे आपको दिखे, नाम नहीं बता रहा है वो, लेकिन जो भी बचा कुचा मामला दिखे, कोई भी सर्विस, राइट, प्रिविलेज, कोई भी फैसिलिटी जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है और जिसकी कॉस्ट आपको देनी चाहिए, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी एज अ बेनिफिट, एज ए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। और अगर आपने उसका कोई चार्ज दिया है तो वो आप माइनस कर देना। ठीक है, एक एक्सेप्शन वर्ड दिखा रहा है कि एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, ये आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेप्शन हमारा एक बार पहले भी आया हुआ है कि टेलीफोन पर और मोबाइल फ़ोन पर जो भी खर्चा होता है और आपका एम्प्लॉयर भरता है ना, तो वो सारा आपके लिए टैक्स फ्री होता है। ये टैक्स फ्री परक्विजिट में भी आपको ये पॉइंट दिख जाएगा। ठीक है, अब हमारा बच गया ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली थी, द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आ जाइए वापस इस पे। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफाइड मतलब स्पेशल पर्टिकुलर सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह हैं, और स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है, कंसेशनल रेंट पे भी दे सकता है, सेम प्राइस पे भी दे सकता है। हालांकि ये हमेशा कम प्राइस पे ही होते हैं। ठीक है, या कई बार फ्री भी हो सकते हैं। तो अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर या फिर कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी दी है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है। ठीक है, उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए हमें चाहिए उस सिक्योरिटी के या उन शेयर्स की फेयर मार्केट प्राइस जिस दिन हमें ये शेयर्स या जो भी चीज़ें वो मिली हैं। ठीक है, ओके जी, तो आ जाएं इसके ऊपर। सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी कैसे है, अगर तो इक्विटी शेयर्स हैं उसकी कैसे निकालनी है। तो शेयर्स को हम यहाँ 2 पार्ट्स में बांटेंगे। शेयर्स होंगे जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं, एक अनलिस्टेड शेयर्स और एक लिस्टेड शेयर्स। ठीक है, अनलिस्टेड लिस्टेड जो शेयर्स होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज पर, तो जिस दिन वो शेयर्स उसको मिलेंगे, ट्रांसफ़र करेगा या जिस दिन वो अपने इस राइट का इस्तेमाल करेगा, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज पर उन शेयर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस देखना है हमने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस देखकर उसका एवरेज निकालना है सेम डे का। ठीक है, ओके, और वही हमारी फेयर मार्केट प्राइस होगी। जैसे ओपनिंग प्राइस 10 रुपये और क्लोजिंग प्राइस 15 है, तो मैं 10 और 15 करूँगी 25 और एवरेज निकालूंगी तो 12.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर उस दिन संडे होता है और मार्केट खुली ही नहीं है,
तो आप एक दिन पहले जब मार्केट लास्ट में जब खुली होगी उस दिन जो फेयर मार्केट प्राइस रहेगा, यानी कि एवरेज प्राइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो आपको लेना है। अभी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या चीज़ होते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये आपको मेंशन किया होगा, क्योंकि इस चीज़ को अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो वो तो पूरा एक मुझे शेयर मार्केट ही पढ़ानी पड़ जाएगी आपको, तो अभी फ़िलहाल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एफएमओ आप जब करते हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें शेयर्स के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में सारी डिटेल है, वहाँ आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, ओपनिंग प्राइस जिस डेट की हम बात कर रहे हैं वो प्राइस होगा जो उस दिन का फर्स्ट सेटलमेंट होगा, ठीक है। अगर आपका जो शेयर मार्केट है उसने बाय और सेल दोनों प्राइस कोट किए हैं, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं ले जा रही हूँ, सिर्फ मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा समझा रही हूँ कि बाय और सेल दो तरह के प्राइस होते हैं। दोनों प्राइस अगर कोट किए हैं तो आपने सेल प्राइस उठाना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों प्राइस तो आपने सेल वाला प्राइस उठाना है। ओपनिंग प्राइस मतलब सेल प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस भी सेल प्राइस ही होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस भी सेल प्राइस होगा जिस दिन लास्ट मतलब ओपनिंग प्राइस में जो ओपनिंग सेटलमेंट होगा, फर्स्ट सेटलमेंट यानी कि ओपनिंग सेटलमेंट होगा, उसमें दो प्राइस हो सकते हैं, बाय एंड सेल, तो सेल वाला ले लो ना। और क्लोजिंग प्राइस में भी दो प्राइस हो सकते हैं, बाय एंड सेल, तो लास्ट सेटलमेंट में सेल वाला प्राइस लेना, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि दोनों में आपको सेल वाला प्राइस ही उठाना है, पहले में ओपनिंग में फर्स्ट प्राइस का और क्लोजिंग में लास्ट प्राइस का, ठीक है, लास्ट सेटलमेंट का, नॉट लास्ट प्राइस, लास्ट सेटलमेंट का। उसका एवरेज कर लेना है, वो फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगा। और वही आपके मान लीजिए 5,000 रुपये के शेयर्स मुझे 15 रुपये फेयर मार्केट प्राइस पे मिले हैं, ठीक है। तो 5,000 और 15 में 75,000 के शेयर्स मुझे मिल गए। एक्चुअल रेट उनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली वो मुझे कम में ही दे रहा है, तो ये जितने के शेयर्स बनेंगे ना वो सारे के सारे मेरे क्या बोलते हैं, मेरी उसमें डाल देंगे, सैलरी हेड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिस्टेड शेयर्स। मान लीजिए अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो सिक्योरिटी बोर्ड या शेयर मार्केट में, जैसे शेयर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ तो ये शेयर्स लिस्टेड ही नहीं है, तो क्या होता है कि फेयर मार्केट प्राइस फिर कैसे कंसिडर करेंगे हम, तो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो बैंक्स जो नॉर्मल डीलिंग नहीं करते हैं, जैसे हम तुम बैंक में जाके पैसे जमा करा रहे हैं निकलवा रहे हैं, ऐसे नहीं करते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, फंड रेज करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं, मान लीजिए लोन्स वगैरह का, इन्वेस्टमेंट का, ये थोड़ा बड़े लेवल का काम होता है और ये पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं, राइट। तो इनका काम एक मेनली इन्वेस्टमेंट का होता है और सिक्योरिटीज से डील करते हैं ज़्यादातर। तो ये लोग मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1 का कोई मर्चेंट बैंकर है, कैटेगरीज बना रखी हैं, तो वो जो एफएमवी डिसाइड करेगा, मतलब फाइनेंशियल मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगा, वही इसकी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। और कौन सी डेट लेनी है, जिस डेट पर आप अपना ये ऑप्शन ले रहे हो, मतलब जब एम्प्लॉई अपना ये ऑप्शन यूज़ कर रहा है यानी शेयर्स लेने का, या फिर उस दिन अगर कोई मार्केट या उससे कोई और डेट लेनी है तो उस ऑप्शन को लेने की डेट से 180 दिन के अंदर अंदर पिछली कोई डेट भी ले सकते हो आप, उससे बहुत ज़्यादा पुरानी डेट नहीं लेनी, मतलब, ठीक है। उसके अलावा अब ये तो होगी शेयर्स की बात, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई सिक्योरिटीज़ का मामला भी है, कोई और सिक्योरिटी है जो शेयर्स नहीं है, इक्विटी शेयर्स नहीं है, ठीक है, इसमें भी मर्चेंट बैंकर को ही देखना है कि मर्चेंट बैंकर उसकी क्या वैल्यू निकालता है, उसकी क्या वैल्यू डिसाइड करता है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या डिसाइड करता है, वही आपको लेना है, ओके। तो ये रहेगा हमारा स्वैट इक्विटी शेयर्स और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो कि हमारे एम्प्लॉयर द्वारा हमें दी जाती है कंसेशनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका जो मूल्यांकन होगा, वैल्यूएशन होगा, वो फेयर मार्केट वैल्यू पर आधारित होगा। और फेयर मार्केट वैल्यू आपकी डिपेंड करती है कि वो शेयर्स लिस्टेड है या नहीं है। लिस्टेड है तो सेबी के जो रूल्स होंगे वो यूज़ होंगे, और अगर लिस्टेड नहीं है तो मर्चेंट बैंकर के, राइट। ओके जी, चलिए अब
ये हो गए आज का हमारा जो टॉपिक है। अभी मैं इस इलस्ट्रेशन को इसलिए नहीं उठा सकती कि अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं करवानी। तो आपने देखिए आज हमने क्या क्या करवाए हैं। अब हमारा ये देख लो कि टैक्सेबल परक्विजिट में सारे किस्से हो गए हैं, पहले से लेकर एंड तक हमने सभी की वैल्यूएशन के बारे में जिक्र कर लिया है और एक आध क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे अगले वाला, ठीक है जी। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।